नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ख़ास व्यक्तित्व हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अनिल माधव दवे जी। दवे साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में अभी भी आपका वही धीर गंभीर व्यक्तित्व जो है, उसी शैली में आप आगे बढ़ रहे हैं। अंदर जो विचलन तो मैं नहीं कहूँगा उसको, लेकिन अंदर जो एक रणनीतिज्ञ आपके भीतर है, वो तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर भले ही ना दिखे। आगे अब किस तरह से मूव करने की तैयारी है, जो बातें आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि एविएशन में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है जी, कि एक फाइटर पायलट कितना भी उग्र हो जाए, लेकिन वो अपनी उग्रता को शारीरिक माध्यमों से व्यक्त नहीं कर सकता जी, क्योंकि उसे मालूम है कि थोड़ी सी भी एमएम में मुझे अगर कोई गलती करूँगा तो उसका ज़मीन पे परिणाम बहुत ज़्यादा आने वाला है। जी, तो रणनीति बनाते समय शांत रहना और सारी आवेगों को नियंत्रित करना ये बहुत ज़रूरी है। जी, जी, और बाकी आप गति को कम मत करिए, यानी यू ऑल द टाइम चेक योर स्पीड एंड डायरेक्शन टाइम टू टाइम। जी, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति शारीरिक उससे होना ज़रूरी नहीं है। जी, जी। लेकिन बीच बीच में, जैसे कि एक फाइटर प्लेन का चालक है, आप खुद विमान उड़ाते रहे हैं और खुद समझते हैं इस रणनीति को। बीच बीच में बम जहां पर प्लांट करना है या जहां फेंकना है, अपने टारगेट पर बम फेंकते रहिए। गिरते ही रहते हैं। जैसे अभी गांधी जी का जो विज्ञापन आया जी, तो वो एक देश में चर्चा का विषय रहा। जी, 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 हमने कुछ नहीं किया। जी। हमने कहा कि भाई गांधी जी कह गए थे कि कांग्रेस का विलय कर देना चाहिए। अब इस बात पर अगर पूरे उसमें हलचल मस्ती और बवाल होती है जी, तो अपन क्या कर सकते हैं। एक शैल है जो आके गिरा। जी, जी। और आगे किस तरह से लगातार क्या एक बड़ा रिपल्स क्रिएट किया, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपने जो कहा कि ये जो विज्ञापन आया और पूरी चर्चा हुई, नेशनल मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई। आगे इसी तरह की लहरें और आप पैदा करते रहेंगे, हलचलें पैदा करते रहेंगे? स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस इतनी गलती करती है कि किसी भी राष्ट्रीय दल से इस प्रकार की गलतियों की और इतनी गलतियों की अपेक्षा नहीं है। और चूंकि वो गलती करती है तो हमें अवसर देती है और हम उस अवसर को भुनाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये केवल प्रतिस्पर्धी होने के कारण नहीं बोल रहा हूँ, जी, शायद ये कांग्रेस के खत्म होने का ही कारण है। समय आ गया है कि इस प्रकार की गलतियां उस पार्टी से हो रही है जिस पार्टी से इस सब की अपेक्षा नहीं थी। तो शायद काल के प्रवाह में वो समय आ गया है। तो कहते हैं ना कि भगवान को जब कोई चीज़ अच्छी या ख़राब करनी होती है तो कुछ करता नहीं है, मति फेर देता है। गलतियां प्रतिद्वंदी से ही नहीं होती, प्रतिस्पर्धी से भी होती हैं। और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि जो आपसे गलतियां हुई हैं उनको कवर अप भी जल्दी से किया जाए, दुरुस्त भी किया जाए, अपनी रणनीति को बेहतर भी किया जाए और प्रतिद्वंदी पर हमले भी किए जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर अपन कोई गलती कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो गलती कम से कम हो, और अगर गलती आपसे हुई है तो आप उस गलती में से अपने आप को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लें। जी, जी, क्योंकि गलती खेलने वाला ही करता है। घर में बैठा हुआ व्यक्ति, शोरूम में रखी हुई कार, कभी उसमें डेंट नहीं लगता। डेंट तो उसी कार में लगता है ना कि जो कार सड़क पे चल रही है। जी। इसलिए गलती होना तो स्वाभाविक है, लेकिन गलती को रिपेयर करिए और अगली बार उस गलती को मत दोहराइए, क्योंकि पहले बार की हुई त्रुटि गलती है, और जब वही गलती दूसरी बार होती है तो शनै शनै वो आदत और अपराध में बदल जाती है। कुछ समय पहले आपने एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही थी कि आप जिस कैंपेन की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें 3 चीज़ों का खासतौर पर ख्याल रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनमानस ये पसंद नहीं करता है कि बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को लेकर कोई बिलोद बिल जाके कहीं कोई चीज़ की जाए। क्या आप अभी भी आश्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत गहरे आघात हुए? ये बात बहुत परिपक्व सिविलाइजेशन में ही संभव है, और भारत की जो समाज की परंपरा है वो बहुत ही परिपक्व परंपरा है। लेकिन प्रधानमंत्री एक वृद्ध व्यक्ति नहीं है, वो एक पद है।
आप अगर रिटायर होकर के घर में बैठे होते दिल्ली के किसी पॉश कॉलोनी में और कोई अगर इतने हमले करता तो निश्चित ही गलत करता, लेकिन आप फ्रेम में भी रहना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री भी रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के सारे लाभों को प्राप्त भी करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल एक वृद्ध व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं है कि वो ऐसी गलतियां करे जिसका परिणाम देश और देश की जनता को भुगतना पड़े। तो आप मानते हैं क्या कि कहीं युद्ध में कुछ अपवाद भी होते हैं? अपवाद भी है और दूसरा ये है कि वो पद के कारण है जी। अगर वो उस पद पे ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं जी। कोई आप पे हमला नहीं करेगा। सोनिया जी पे हमला इसीलिए होता है ना कि यूपीए की अध्यक्ष हैं, आप यूपीए की अध्यक्षा ना हो और एक सामान्य महिला हो, तब आप पे कोई हमला करे तो वो नियम लागू होता है। लेकिन आप एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं, आप निर्णय भी लेती हैं, आप सब प्रकार के हमले भी करती हैं और आप सारी बातें भी कहती जाती हैं, तो फिर उसके लिए ये नियम आड़ नहीं हो सकते। जिस तरह से कांग्रेस ने अभी फैसला किया कि पहले ही निर्णय लिया था कि नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में अब फैसला हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी को लेकर जमकर हमले होंगे और शौचालय देवालय वाला जो विवाद है उस पर जिस तरह से कांग्रेस ने घेराबंदी की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आगे की रणनीति तय करेगी। क्यों हमला नहीं करना चाहिए? कांग्रेस ने हमला करना ही चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा द्वंद्व हो रहा है, अंतोगत्वा प्रतिस्पर्धा हो रही है, अंतोगत्वा चुनाव की रणभेदी बच चुकी है और ये कांग्रेस का काम है कि वो हमला करे, न करके गलती करती है, करके कोई गलती नहीं करती। और जहाँ तक देवालय शौचालय और इस प्रकार की बातें हैं तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस सामने आए, बातें करे, कहे, खंडन और मंडन करे, हम हर बात के लिए तैयार हैं। 365 डिग्री और आसमान और भूगर्भ जहाँ से कांग्रेस को इच्छा हो हमला करने की वो कर ले, उसके परिणाम उसको मिलेंगे और आने वाला लोकसभा का चुनाव और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता उस सब को अपने वोटों के माध्यम से व्यक्त करेगी। दवे साहब, एक चीज़ ये भी है, आपके कैंपेन का भी वो हिस्सा होगी और आगे हम उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह के कैंपेन सामने आएंगे जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी के बारे में बात करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब बिल्कुल दिस इज़ अ हाई टाइम जब आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, और उनके मानस में एक बहुत ताकत से पैठ बनाने की कोशिश भी करनी होगी, जिस तरह की कोशिश कांग्रेस को भी करनी होगी। तो यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों? मेरा प्रश्न यहाँ एक और है जी कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों नहीं? जी क्यों नहीं? हमारे 10 साल के परफॉर्मेंस को आप देखिए जी, हमारे द्वारा किए गए कामों को देखिए जी और मूल्यांकन करिए जी। 55-60 सालों की कांग्रेस की सरकार का मूल्यांकन करिए जी और 60 साल के सामने हमारा रख लीजिए जी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी कैसी भी सरकार हो, कांग्रेस की किसी भी अच्छी सरकार से वो सरकार हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि विकास के जो मॉडल्स हैं, सड़क, बिजली, पानी, आज देखिए बिजली के मामले में कहाँ 2 घंटे भी बिजली मयसर नहीं थी जी। आज हम अधिकतम बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं। घंटे 2 घंटे चली जाती होगी, मेंटेनेंस में तो बात अलग है, लेकिन ये कोशिश कब हुई? इस प्रदेश के अंदर सड़कों की क्या दुर्दशा थी, सिंचाई की क्या अवस्था थी, रकबा जिस हिसाब से बड़ा है, बाकी भी सारे जितने पैरामीटर्स किसी भी राज्य के विकास के होते हैं उसके ऊपर कस करके देखिए। मस्खरेबाजी करना और शगुफेबाजी करना और कुछ भी मन में आकर के बोलना, ये तो निश्चित ही कांग्रेस की तासीर और वो हमेशा ऐसा करते हैं। जी, तो आप अपनी उपलब्धियों को लेकर, जो विकास के काम किए हैं उन्हीं को लेकर आप बीच में जाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर जो नाराज़गी का भाव है दवे जी, इसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति होगी? क्या आप ये बताने में कामयाब होंगे इस चुनाव में कि हम उसी को टिकट देंगे जो जनता की आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने में पूरी तरह से सफल होगा? देखिए, परिपक्व डेमोक्रेसी के अंदर अच्छा से अच्छा उम्मीदवार पॉलिटिकल पार्टी ने मैदान में उतारना चाहिए, ये रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज। आप खोटा सिक्का मैदान में उतार करके और जनता पे ये दबाव पैदा करेंगे कि आप इसे निभा लीजिए, ये ठीक दिशा नहीं है, क्योंकि पार्टी से पहले देश है। तो देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। देश को अच्छा नेतृत्व चाहिए, देश को पारदर्शी और
पराक्रमी नेतृत्व चाहिए। वैसा ही नेतृत्व उसे लोकसभा में चाहिए, विधानसभा में भी चाहिए, और एक ट्रांसपेरेंट नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छा से अच्छा उम्मीदवार मैदान में उतारती है उसको जीतने का अधिकार होता है, और आप कुछ तो भी नहीं चला सकते। यानी मैं जो जिस बात पे आता हूँ कि जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप कुछ भी चला देंगे, और कुछ भी नहीं चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा मीनिंगफुल आपने बात कही है कि कुछ तो भी चला देंगे और कुछ तो भी नहीं चलना चाहिए। इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। लेकिन ये आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, आप एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां तपे हुए लोग निकलते हैं, जो अनुशासन की गरिमा और उसके महत्व को समझकर आपने खुद 2003 की जीत के बाद खुद नेपथ्य में रहना पसंद किया और बिना किसी अपेक्षा के लगातार काम किया। लेकिन क्या वो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अपेक्षा से भरे हैं, आप ही के विधायक जो पिछली बार के हैं 2008 के, क्या वो नेशन फर्स्ट और क्या चलना चाहिए और क्या नहीं चलना चाहिए, इस बहस के मर्म को समझ पाएंगे? जो लोग नहीं समझते हैं वो परिणामों को भुगतते हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने परिपक्व तो होते ही हैं। और जनता, इतना मैं जानता हूं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत परिपक्व डेमोक्रेसी है। जी। अमेरिका को डेमोक्रेसी सीखे सीखे अभी 250 साल हुए। 2500 साल पहले जब सिकंदर आया था तब भारत के अंदर गणराज्य थे, और बड़े ताकतवर गणराज्य थे। गणराज्य का मतलब ही डेमोक्रेसी है, उनका चुनाव होता था। तो भारत के अंदर डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है। इसी के कारण आप देखिए कि व्यक्ति अपना नाम लिखना नहीं जानता लेकिन अपना नेता चुनना जानता है। अब ये कुछ शहरों के अंदर केवल शराब वराब के कारण कुछ बात बदल जाती हो तो बात अलग है, अन्यथा जो मेजॉरिटी ऑफ भारत है वो आज भी अपने नेता के चुनाव में कम गलती करता है। डिटेरेशन की बात आप भी मानते हैं कि समाज के सभी क्षेत्रों में जिस तरह से नीचे गई हैं चीज़ें, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपवाद नहीं है। आपने भी ये चीज़ कही है और मानी है, और निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी भी एक्सेप्शन नहीं है। फिर भी आपको क्या लगता है कि जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको लेकर आपको क्या लगता है कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त सबसे ज़्यादा ठिठकने की ज़रूरत है और रेट्रोस्पेक्शन में जाने की ज़रूरत है? भारतीय जनता पार्टी को हमेशा याद रखना होगा कि दीनदयाल उपाध्याय हमारे केवल आदर्श नहीं हैं। जी। केवल आदर्श मान करके उन्हें मान लेना पर्याप्त नहीं है। जी। जो कुछ उन्होंने कहा है वह निभाने और करने की चीज़ है। जी। और इस दृष्टि से मुझे जो लगता है कि जैसा कांग्रेस ने किया ना, कांग्रेस ने क्या किया कि गांधी को तस्वीरों की चीज़ बना दी। गांधी तस्वीर की चीज़ नहीं है, गांधी जीने की चीज़ है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया और उसके परिणाम कांग्रेस ने भुगते और आज भुगत रही है, और आज उसके जाने का अवसर आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को, जो इसके पहले जनता पार्टी थी और जो उसके पहले जनसंघ थी, उसको अपने प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, इन दोनों ने जो जो यार्डस्टिक्स, मानक, सीमाएं, परिधियां और भविष्य की जो योजनाएं रखी हैं, उन सब के ऊपर विचार करना चाहिए और उन सपनों को साकार करने के लिए ही काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इसको। दवे साहब, शिवाजी की अगर हम बात करें तो शिवाजी आपको बहुत प्रिय रहे हैं। आपकी पुस्तक भी है जो शिवाजी के शासन प्रबंधन को, उनकी विशिष्टताओं को, उनकी आक्रामकता को जो रिफ्लेक्ट करती है, और ख़ास तौर से एक शासक के रूप में भी उनके व्यक्तित्व और चरित्र के कई पहलुओं को सामने रखती है। हम इतिहास में पढ़ते हैं तो शिवाजी एक ऐसे आक्रमणकर्ता और एक ऐसे स्वाभिमानी शासक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने तत्कालीन मुग़ल शासकों के नाक का बाल उनकी परेशानी का सबब बन गए थे, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू हैं शिवाजी के जो अभी भी हम नहीं जानते हैं ठीक से। शिवाजी का जो पब्लिक लाइफ है वो 36 साल है। जी। 14 साल की उम्र में उन्होंने राज्य का संचालन शुरू किया और 50 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। जी। 36 सालों में से युद्धों, अभियानों में उन्होंने केवल 6 साल बिताए। जी। बाकी के 30 साल जो हैं जी, उन्होंने केवल और केवल प्रशासन किया है। जी।
इसकी जानकारी कम लोगों को है। सारे लोग उन्हें एक योद्धा के रूप में जानते हैं। मैं कहता हूं कि उन्हें एक प्रशासक के रूप में पहचानिए, एक शासक के रूप में पहचानिए। और अगर कोई कहे कि वो कितना कॉम्पैक्ट शासन करते थे, तो आज पूना का जिलाधीश का जो कार्यालय है, उसकी जो कुल क्षेत्रफल है ज़मीन का, उससे आधे में उनके पूरे राज्य का सचिवालय चलता था। रायगढ़ किले के ऊपर जो उनका सचिवालय था, वो उससे आधे में चलता था। चाहे वो फाइनेंस का विषय हो, चाहे वो उत्पादन का विषय हो, चाहे वो धर्मस्व का विषय हो, सारे विषयों के अंदर उन्होंने मानक सेट किए। और मज़े की बात क्या है कि जो कुछ उन्होंने किया वो विश्व के अंदर डच, पोर्टुगीज़, फ्रेंच जो यात्री, सेनापति, योद्धा, व्यापारी आए, उन्होंने अपनी डायरियों में लिखा, वो आज भी उपलब्ध है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ये केवल मनगढ़ंत बात है, क्योंकि वो उसकी आर्काइव्स में आज भी उपलब्ध हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। और उनके प्रशासन का यही वर्णन है कि 4.5 महीने वो आगरा की जेल में बंद रहे, लेकिन पूरे राज्य के अंदर किसी ने किसी से पूछा नहीं कि वो कब आने वाले हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो तहसील का काम देख रहा हो या किसी पंचायत में रेवेन्यू का काम देख रहा हो या महामंत्री पद पे बैठा है, हर व्यक्ति ये सोच करके काम कर रहा था कि अगर महाराज होते तो क्या निर्णय लेते, और वो अपना निर्णय ले रहा था। लेकिन किसी ने किसी से ये नहीं पूछा कि महाराज कब आने वाले हैं। अच्छा शासक जो होता है, वह अपनी उपस्थिति के अंदर ये अपने आप को नहीं दर्शाता कि मैं उपस्थित हूँ तो मेरा प्रभाव क्या है। वो अपनी अनुपस्थिति में बताता है कि मैं जब नहीं हूँ तब मेरा प्रभाव क्या है। तो बहुत सारे उनके जीवन के ऐसे आयाम हैं जो किसी भी अच्छे शासन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए सीखने और समझने की चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर, कैंपेन के प्रभारी चुनाव के, आप क्या ऐसी चीज़ें आप अपने भीतर और कैंपेन में समाहित करते हैं जो आपने शिवाजी को एक शासक के तौर पर, एक रणनीतिज्ञ, एक कूटनीतिज्ञ के रूप में आपने ऑब्जर्व किया है, और किस रूप में हम इस अभियान समिति में भी उन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट होते देख सकते हैं या देखते हैं? उनकी एक बहुत सुंदर बात थी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। उन्होंने कभी किसी रणनीति को दूसरी बार नहीं दोहराया। वो जिस ढंग से अफजल खां से मिले उस ढंग से शाइस्ता खां से नहीं मिले। वो जिस ढंग से शाइस्ता खां से मिले उस ढंग से वो जय सिंह या मान सिंह से नहीं मिले। वो जिस ढंग से मुग़लों के पास गए उस ढंग से वो आदिल शाही और कुतुब शाही के पास नहीं गए। हर बार उनकी रणनीति नहीं होती थी। इसके कारण उनका दुश्मन कभी उनको पहचान नहीं पाता था। मेरी हार्दिक इच्छा है कि चाहे 2003 हो, 2008 हो, 2013 हो या 2014 हो, कोई भी रणनीति दोहराना ना पड़े और हर बार हम एक नई रणनीति के साथ आएँ और वो रणनीति जो है वो विजय का मंत्र बन जाए। शिवाजी की नेटवर्किंग बड़ी मजबूत थी और आप आज जिस चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं, वहाँ भी ये चीज़ बहुत अहम है कि नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी हो और कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं, चाहे वो समाचार पत्र हों, टेलीविज़न हो, उनका एक बहुत ही एक ऐसा इस्तेमाल हो कि जहां आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उन तक पहुंचाएं। इसकी भी एक पूरी योजना आपके दिमाग में रहती है और इसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं? निश्चित ही, क्योंकि 350 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। आज आईटी का युग है। आज बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से समाज में प्रवेश कर गई है। हर बात का प्रयोग करना, एवरी सिंगल स्टोन इज़ वेपन। सड़क पे रखा हुआ हर छोटा सा पत्थर अपने आप में शस्त्र है। बस योजकस तर्त दुर्लभ, उसकी योजना बनाने वाला इस दुनिया में दुर्लभ है कि वो छोटा सा पत्थर जो है वो गुलेल में रख दिया जाए तो वो एक किसी SLR की गोली से कम खतरनाक नहीं है। लेकिन इसकी योजना बनाना ये दुनिया में कठिन है। इसलिए ईश्वर की कृपा है और पूर्वजों का आशीर्वाद है और हमारे लक्ष्य की पवित्रता है, क्योंकि हम ये सब कुछ करते हैं वो केवल देश के लिए करते हैं, भारत के लिए करते हैं। और जब भारत के अंदर ये करने में सफल हो जाएंगे तब हम कृण्वन्तो विश्व आर्यम की बात करेंगे। हम कहेंगे कि पूरे विश्व को हम एक सुसभ्य समाज बनाएंगे। तो चूँकि उद्देश्य पवित्र है इसलिए अदृश्य शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं।
और माने कि कई छोटे छोटे पत्थर जो आप देख रहे हैं मार्ग में भी पड़े हैं, वो कांग्रेस की तरफ हथियार की तरह उठ सकते हैं। बिल्कुल उठते ही रहते हैं और जी। बहुत अच्छे से वो प्रहार होते भी हैं जी। और वो हर एक ने करना चाहिए। हर एक ने इस अवसर को भुनाना चाहिए, अवसरों को उपलब्धियों में परिवर्तित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि लेकिन ये सब अगर जैसा दीनदयाल जी कहते थे कि पवित्र उद्देश्य को अपवित्र माध्यमों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर आपका ऑब्जेक्ट पवित्र है तो उसके साथ में आपको उसके संसाधन भी पवित्र लगते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। आप खराब, गलत, आपराधिक माध्यमों का प्रयोग करके पवित्र चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पॉलिटिक्स के अंदर जो गिरावट आई है, उस गिरावट का मेजर कारण ही यही है कि इसका प्रयोग करने वाले अपवित्र माध्यमों का प्रयोग करने लग गए। वो नेता तो बड़े रहे, उनके पद तो बड़े रहे, कहने को वो बड़े बड़े सिंहासनों पे रहे, लेकिन उन्होंने जिन मीन्स और माध्यमों का प्रयोग किया वो सब बहुत घटिया थे और इतिहास गवाह है, उसका परिणाम उन लोगों ने भुगता है। आपकी पार्टी में भी कई लोगों पर इसी तरह के एलिगेशन लगते हैं कि वो बड़े बड़े पदों पर हैं, कई मंत्रियों पर आरोप हैं, कई और सीनियर लीडर्स पे आरोप हैं। क्या लगता है आपको, क्या आप मानते हैं कि ये काल से जो कई चीज़ें जो दुष्प्रभाव आते हैं आप उसका हिस्सा हैं? आपकी बात इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है भारतीय जनता पार्टी की बात क्योंकि आप सबसे ज़्यादा चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी भी करते हैं कि ये चीज़ एक राजनेता में बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं करता है, उस माध्यम का रास्ते पर नहीं चलता है तो उसके परिणाम उसको भुगतना पड़ते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रयत्न करो, गलती मनुष्य ही करता है, गलतियाँ हो सकती है। ऐसा कोई मैं आदर्श के महान पेडेस्टल पे खड़ा होकर के बात नहीं करता। हम सब एक सामान्य मनुष्य हैं, हम सबको भूख लगती है, हम सबको प्यास लगती है, हम सब लोग उन्हीं सब कमज़ोरियों और अच्छाइयों से बने हैं जिससे पूरा संसार बना है। इसलिए गलतियां होना स्वाभाविक है और बहुत ज़्यादा आदर्श की बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि आदर्श की बात करने वालों को मैंने लड़खड़ाते और गिरते देखा है। व्यवहार की बात करना चाहिए क्योंकि हम जिस व्यावहारिक जगत के अंदर रह रहे हैं, इस व्यावहारिक जगत के अंदर आदर्श कंपास बॉक्स है, लेकिन जिस तरफ हमको चलना है वो हम मनुष्य हैं। गलतियां होगी, गलतियों की पुनरावृत्ति मत करिए, गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, वो सारी बातें इस भारत के अंदर एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो इसके लिए। कंक्लूडिंग अंतिम सवाल है आपसे जी, कितना आप आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत के मुहाने पर खड़ी है? ये दावा तो बहुत होता है लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस बाउंस बैक कर रही है मध्य प्रदेश में। नेता जो पहले एक दूसरे के पास भी बैठते नहीं थे वो अब न सिर्फ गलबहियाँ डालकर नृत्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हो सकता है ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन कांग्रेस का यह ना, और आप हमेशा ये मानते हैं कि प्रतिद्वंद्वी कमज़ोर भी हो तो उसको कभी कमतर मत आकिए कि वो कब किस रूप में कैसे सामने आ सकता है। आप कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गफलत नहीं होगी और वो तीसरा टर्म जो है जिसका दावा आप लोग बार बार कर रहे हैं वो तीसरा टर्म पूरा आएगी, सत्ता में वापसी करेगी? हम इतना जानते हैं कि हम जीतने वाला वनडे खेल रहे हैं, हारा हुआ वनडे नहीं खेल रहे हैं। इसका आधार? और इसका आधार ये है जी कि हमने जो कुछ किया है वह सब हम समाज के सामने रख रहे हैं कि आप इसे देखिए, और समाज जो जो बातें सिलेक्ट कर सकता है वो सब समाज के सामने रख रहे हैं, जो जो बातें समाज रिजेक्ट कर सकता है वो सब हम उसमें से हटा रहे हैं और हम समाज से कह रहे हैं कि ये लीजिए, तीसरी बार हमें आशीर्वाद दीजिए। जब आप आशीर्वाद देंगे तो हम जो बचे हुए शेष काम हैं देश को बनाने के, दुनिया को बनाने के, जो परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर हम सब अपेक्षा करते हैं वो सारे के सारे हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको अगर कंक्लूड करने पर ही हम आ रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारत का भविष्य, भारत ने ख़राब दिन देख लिए हैं 65 सालों में, अब हमारे वो दिन लदने वाले हैं। अब हम एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं और इस सुपर पावर बनने के अंदर ये किसी भी हल्के, बाजारू, अयोग्य लोगों के माध्यम से नहीं होना है। ये देश खड़ा होने के लिए अपने
जिसे हम कहते हैं ना अमृत के पुत्र हैं, तो वैसे ही लोगों को माध्यम बनाएगा। और चूंकि देश के अंदर मध्य प्रदेश भी है, इतने बड़े, जब देश बढ़ेगा, देश खड़ा होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि मध्य प्रदेश पीछे छूट जाने वाला है। मध्य प्रदेश बढ़ चढ़ के आगे की ओर दौड़ रहा होगा। इसलिए वो सारी भूमिका 2014 में आने वाली है, 15 में आने वाली है, 16 में आने वाली है। तो उस भूमिका में हम अपने साथ न्याय कर सकें, इसके लिए मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। और 2013 के अंत में हम उसे देख लेंगे परिणामों को, और 2014 के आखिरी में तो फिर देश के परिणाम। आप मानते हैं कि इसके नायक राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र भाई मोदी होंगे? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय समिति है उसने घोषणा कर दी है, वो देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने वो सब कुछ करके बताया गुजरात के अंदर जो अच्छे शासक को करना चाहिए। तो देश को संचालित करना और देश को एक ऐसे ताकतवर देश के अंदर परिवर्तित करना जिससे कि कोई हमारे सैनिकों के सर न काट सके, कोई हमारे रुपये का अवमूल्यन न कर सके, हम लोगों से बात करने पर आमादा हों और लोग हमारे और आतंकवादियों को भेज रहे हों, ऐसी कोई स्थिति, एग्रीकल्चर का एरिया हो, रोज़गार का हिस्सा हो या एजुकेशन की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था के अंदर भारत और भारतीय मिट्टी से बनी हुई व्यवस्था खड़ी होने लगेगी। ये मेरा पूरा भरोसा है। अनिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बातचीत के लिए, और जिस संकल्पना को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन भी जब मतदान होगा और परिणाम सामने होंगे। आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान प्रबंधन समिति के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सदस्य अनिल माधव दवे। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।